ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना आयोग है, ना कोई किसी भी किस्म का सब जो कुछ है तो वो सरकार है। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने पीछे देखा होगा, टीवी पे पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री जी निर्वाचन आयोग की मीटिंग ले रहे हैं। ये कौन सा संविधान हिंदुस्तान का है कि जिसमें निर्वाचन आयोग की मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे हो और वो निर्देशित प्रधानमंत्री कर रहे हो। तो निर्वाचन आयोग एक अपनी एक न्यारी संस्था है जो उनको जोर जबरदस्ती से कोई उनसे पालन नहीं कराना चाहिए किसी बात को। पिछला माह आ गया था, इसी तरीके की घोषणाएं उसमें काफ़ी हैं जो हमने भी किया। सपा भी करने को जा रही, फिर जो घोषणा पत्र है, और भाजपा ने अपना घोषणा पत्र अभी तैयार किया होगा तो कब करेंगे उसको सार्वजनिक। तो सार्वजनिक करने के बाद वो पिछली बार तो उन्होंने जो घोषणा पत्र था उन्होंने लागू किया नहीं, एक भी शर्त पूरी नहीं की। अब की बार कितनी पूरी करेंगे कितनी नहीं करेंगे। अब नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय मलिक। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाना, और बुढ़ाना जो है मुजफ्फरनगर शहर की विधानसभा है, काफ़ी बड़ी विधानसभा है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बातचीत करें। और यहाँ से फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं उमेश मलिक जी। आपने उमेश मलिक जी का एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, जो किसान आंदोलन के दौरान वही विधायक हैं, बाकी ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। तो अभी हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल से राज्यपाल बाल्याण जी मौजूद हैं, तो पूछेंगे कि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन को लेकर ये मैदान में है। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। तो सबसे पहले तो जी, आपको क्या लग रहा है जो कार्यकाल रहा है बीजेपी सरकार का 5 साल का, कैसा रहा है? ऐसा है, जो भाजपा का 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, वो चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे उसमें छोटा व्यापारी हो, वो सबके लिए लाभ का नहीं नुकसान का हुआ। और उसको जनता महसूस कर रही है कि ये नुकसान हम लोगों का हुआ जी। तो जिस तरीके से पिछली सरकारें रहीं और अब इनकी सरकारें रहीं, पिछली सरकारों ने जो कार्य किए, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, चाहे वो गन्ना रेट की वृद्धि हो, तो वो चाहे उसमें बहन जी मायावती की सरकार रही हो, चाहे उसमें अखिलेश जी की सरकार रही हो, पिछली सरकारों में इनकी अपेक्षा किसानों को भाव अच्छे दिए गए। पेस्टिसाइड में जो इन्होंने बहुत महंगे कर दिए, खाद का कट्टा घटा दिया, खाद पे रेट बढ़ा दिए, तो वो इसलिए इस सरकार से बेहद नाराज़गी है। और एक नाराज़गी का और सबसे ज़बरदस्त कारण है कि हरियाणा, आपका हरियाणा जी, हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, पंजाब कहीं दूर नहीं, दिल्ली जी, आप आदमी की केजरीवाल की सरकार है, और पूरे हिंदुस्तान में बिजली फ्री व सस्ती है। और पूरे हिंदुस्तान में बिजली उत्तर प्रदेश की, जो दिल्ली राजधानी से लगा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश में आज इतनी महंगी बिजली है कि जिससे यहाँ का नागरिक, जिससे यहाँ का किसान तबाह हो चुका। एक किसान अगर वो एक ट्यूबवेल उसके पास है, छोटी बड़ी एक ट्यूबवेल और एक समरसेबिल वगैरह, और घर समरसेबिल मजदूर को भी ज़रूरत है, किसान को भी ज़रूरत है, कुट्टी मशीन की मजदूर को भी ज़रूरत है, किसान को भी ज़रूरत है। 50,000 रुपये एक वर्ष में अब बिलों के लिए ये यहाँ की जनता बिल जमा करती है। उसमें 50,000 रुपये गरीब आदमी भी, गरीब किसान भी बिजली के बिलों ने बिल्कुल तबाह कर दिए। तो इस वजह से हमारे ये बसाना मिल है, आप बुढ़ाना में बैठे हो, बसाना पास में है। पिछले वर्ष का 10 फरवरी तक का पेमेंट किसानों को मिला है।
इस वर्ष का पूरा रुका हुआ है। तो कहीं भी किसी भी मुद्दे पे ये सरकार कहीं खरी नहीं उतरी। जो घोषणा पत्र इन्होंने बनाया था, घोषणा पत्र में वादे जनता से किए थे, कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए। बच्चों के लिए जो घोषणाएं की थी, इतने लाख हम बच्चों को रोजगार देंगे, अब होता क्या है? होता ये है कि फार्म भरवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो उसकी डेट बढ़ाते, लेकिन उसके बाद अगर वो डेट भी आ गई और वो पेपर भी देने बच्चे चले गए, पेपर आउट का बहाना बना दिया। पेपर आउट कौन करता है? सरकार इनकी है, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना लेते कि क्यों पेपर आउट हो जाते हैं, क्यों नकल होती है? एक बहाना, वो फिर उसकी जो भी भर्ती है या टीचर की भर्ती है जो वो अपना कैंसिल जी। तो ये सब चीज़ बहानेबाजी कुल मिला के ये सरकार, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, इन्होंने, चाहे वो आदमी इनकम टैक्स दे रहा हो, चाहे वो आदमी व्यापारी है तो वो ये अपना जीएसटी दे रहा हो, टैक्स दे रहा हो, चाहे वो किसान है, किसान पे तो परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ना हो कि परोक्ष रूप में सारे किसान पे टैक्स लगते हैं। तो इतना टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी इस गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है। इस गवर्नमेंट का पेट नहीं भर रहा। इतने बड़े पेट है कि यूँ पता नहीं कि जनता को लूट लो। और ये जो उद्योगपति हैं, जो 3-4 उद्योगपति इन लोगों ने जिनको सारा देश बेच दिया, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे ये 3-4 उद्योगपति हैं, वेयर हाउस बना दिए आपके हरियाणा और पंजाब में, वेयर हाउस बना दिए, बिजली उसकी लाइन बिछवा दी ट्रेन की, और लॉकडाउन में था कि वो कानून पास कर दिए, तीन कानून। मतलब किसी किसान आयोग बना के उसकी सलाह नहीं, किसी पूरी संसद में जो कांग्रेस का एक तौर तरीका हुआ करता था, अगर किसी बिल पे विरोध हुआ तो उस विरोध में सर्वदलीय बैठक लेके सब नेताओं के, विधानमंडल दल के सब नेताओं को लेकर, और वो ये सलाह करते थे कि इसमें क्या गलत है क्या नहीं। वो गलत निकाल देते थे, सही को पास कर देते थे। तो बिल्कुल दादागिरी, हठधर्मी, कोई ये नहीं, जो करना बस वो करना। ना आज की स्थिति में संविधान को ऐसा ताक पर रख दिया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना आयोग है, ना कोई किसी भी किस्म का, सब जो कुछ है तो वो सरकार है। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने पीछे देखा होगा, टीवी पे पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री जी निर्वाचन आयोग की मीटिंग ले रहे हैं। ये कौन सा संविधान हिंदुस्तान का है कि जिसमें निर्वाचन आयोग की मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे हो और वो निर्देशित प्रधानमंत्री कर रहे हो? तो निर्वाचन आयोग एक अपनी एक न्यारी संस्था है जो उनको जोर जबरदस्ती से कोई उनसे पालन नहीं कराना चाहिए किसी बात को। वो आयोग स्वतंत्र है और स्वतंत्र तौर पर वे चुनाव करावे। अब चुनाव भी ये मतलब उनको निर्देश देकर अपने हिसाब से कराएंगे। तो सब डंडे के बलबूते पे, जो इस देश के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। जो सरकारें हुआ करती थी, सब पार्टी की सरकारें इस देश में रही, किसी भी पार्टी ने इस तरह की सरकार नहीं चलाई जिस तरह की भाजपा पहले भी रही। भाजपा वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो भाजपा की सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। ये उस ना तो उस भाजपा की सरकार, ना वो पार्टी जो पार्टी भाजपा हुआ करती थी, भाजपा की सरकार प्रदेश में भी रही। लेकिन ये तो अजीब सरकार है। तो इनका कोई लेना देना, जनता की कोई हमदर्दी नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। इन्हें केवल ये पूरे देश को बेच लिया, उद्योगपतियों को से इनका लेना देना है। जब सरकार नहीं काम चला सकते ये, तो फिर इस्तीफे दे देने चाहिए थे।
या चुनाव करा देने चाहिए थे और सरकारें आती वो देश चलाती। ये सन 51 से लेकर और जब तक मोदी जी आए, हर पार्टी गठबंधन में हर पार्टी आई, हर पार्टी की सरकार इस देश में चली। सन 77 तक कांग्रेस चली, 77 में मोरारजी देसाई आ गए, सन 80 में चौधरी चरण सिंह जी आ गए, सन फिर कांग्रेस आ गई, सन 90 में वीपी सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर आदि प्रधानमंत्री आ गए, फिर वाजपेयी जी आ गए, और ये फिर उसके बाद कांग्रेस आई, सरकारें चलती रही। किसी सरकार ने इस देश की एक संपत्ति नहीं बेची। ये बात करते हैं कि वो नया भारत और पुराना भारत, ये सही है कि वो पुराना भारत नहीं छोड़ा, इन्होंने नया भारत बना दिया, सब कुछ बेच दिया। और विकास की बात करते हैं कि भाई हम लोगों ने विकास किया, उन लोगों ने विकास नहीं किया। कांग्रेस दरअसल में पता नहीं, कांग्रेस के लीडर इतने कमज़ोर हो गए, ये झूठ बोल कर अपने काम गिनवावे, वे सच्चाई से अपने काम तो बता दे। जो पीछे सरकारें रही, चाहे वो जनता दल की रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, जिन लोगों ने काम किए इस देश में, जिस सरकारों ने योजना अच्छी लाए और चलाई, तो वे अपने काम गिनवाने को आज जनता को बताने में असमर्थ है। तो ये जिस तरह की नीति और जिस तरह की इस सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से इनके कार्यशैली है, वो कार्यशैली देश के लिए बहुत ही घातक है। केवल एक हिंदू मुस्लिम के ही नाम पर सरकार चलाओगे? अरे उस मुद्दों पर सरकार चलती है, विकास पर सरकार चलती है, और यहाँ सरकारें चल रही कि हिंदू मुस्लिम। अब की बारी काशी और मथुरा की, तो ये इनके पास मुद्दा है। इसमें हरिद्वार में हमारे संत मीटिंग करते हैं। वे संत मीटिंग करके कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को 20-20 हज़ार मुसलमानों को मार देना चाहिए। ये कौन सा वो किस संविधान के तहत, किस कानून के तहत, किस अपराध के तहत ये इस तरह का वक्तव्य दे सकता है आदमी कि वो मारना और मारने का अधिकार भी इन लोगों ने ले लिया कि 20-20 हज़ार आदमी को एक आदमी मार दे। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसा वक्तव्य देते हैं। और ऐसे वक्तव्य से आपस में नफरत की बात पैदा होती है। बजाय प्यार के इन लोगों ने एक नफरत की खाई पैदा कर दी इस देश में जी। तो और ये नफरत की खाई एक दिन बहुत ही नुकसानदायक होगी। उधर आपस में नफरत पैदा कर दी, उधर देश को इनके हवाले कर दिया, इनके उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। तो नेताजी, ये तो बात होगी देश की। आपके बुढ़ाना का विधायक जो है वो तो इतना कार्यशाली, इतना मेहनती है कि जिस टाइम पूरे देश के किसान सरकार का विरोध कर रहे थे, उस टाइम वो जनता के बीच में जाके अपने कपड़े तक फड़वा रहे थे। आप ऐसे विधायक के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो? देखो, जहाँ तक विधायक जी की बात है, विधायक जी सिसोली में वो प्रकरण हो गया जी। तो सिसोली में एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में विधायक जी भी जा रहे थे, कुछ और नेता बाहर से भी आ रहे थे। वहाँ कुछ जनता नाराज़ हुई, जनता ने हंगामा करा, तो विधायक जी को वहाँ से आ जाना चाहिए था जी। देखो, राजनीति ऐसी चीज़ है, जो लोग फूल मालाएं डालते हैं गले में, वो लोग डले भी मार देते हैं, वो लोग पत्थर भी मार देते हैं। तो हमारा दिल, हमारा मन, हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस तरीके से हम फूल मालाएं डलवाते हैं, हम पत्थर और डले मरवाने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। विधायक जी की थोड़ी गलती ये है कि विधायक जी बजाय सिसोली के अंदर जाने के, उनके समर्थक थे, सामने से कुछ लोग नाराज थे, उनके समर्थक उनको ले जाने लगे। विधायक जी को समझाना चाहिए था अपने समर्थकों को कि मैं रोज़ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ, फिर आऊँगा, कल आ जाऊँगा, और आज मुझे जाने दो। तो विधायक जी चले आते तो कोई झगड़ा नहीं होगा।
तो ये थोड़ी विधायक जी की भूल समझ लो या गलती समझ लो, जो भी कुछ रहा ये रहा। जी, हमने तो मेहनत लग रही थी जी, काम करने पहुंच रहे होंगे कुछ कौन जी? विधायक जी। नहीं, विधायक जी तो वहाँ एक हमारे यहाँ सिसोली एक समिति बनी थी जी। उस समिति का भी नाम मेरे ध्यान नहीं रहा, क्या है वो, किसान संघर्ष समिति जी। उसमें वो लोग विशेष तौर से थी तो वो हमारे चौधरियों के या टिकैत परिवार के विरोध में था वो मामला, तो उसमें विरोधी ही नेता वहाँ बुलाए गए थे, आए गए थे। लेकिन चलो, ये तो जहाँ हम रहते हैं विरोध भी है पक्ष भी है, ज़्यादा पक्ष होगा तो थोड़ा विरोध भी होता है। वो तो हमारे घर का मामला था सिसोली का, एक परिवार है, विधायक जी का भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। जब विधायक जी वहाँ से विधायक हैं तो विधायक जी का भी परिवार है, और मैं विधायक रहा तो मेरा भी परिवार है। तो वो तो ज़्यादा, लेकिन वो बात बड़ी कर दी, वो बात इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए थी जितनी वो बड़ी बना दी जी। तो बालन साहब, क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव किन किन मुद्दों पे होंगे? फिर 2022 के चुनाव हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया। 22 घोषणाएं उसमें हैं, जो बिजली के बिलों का है, उसमें कुछ माप और आगे आधा, पिछला माप आगे आधा, इसी तरीके की घोषणाएं उसमें काफ़ी हैं, जो हमने भी किया। सभा भी करने को जा रही, फिर जो घोषणा पत्र है, और भाजपा ने अपना घोषणा पत्र अभी तैयार किया होगा, तो कब करेंगे उसको सार्वजनिक। तो सार्वजनिक करने के बाद वो पिछली बार तो उन्होंने जो घोषणा पत्र था उन्होंने लागू किया नहीं, एक भी शर्त पूरी नहीं की। अब की बार कितनी पूरी करेंगे कितनी नहीं करेंगे, अब जनता में अपना विश्वास ये खो चुके हैं। आने वाले चुनाव में गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन की सरकार होगी। इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नकारेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो जनता बोल रही है वो मैं आपको कह रहा हूँ, और मेरे से ज़्यादा आपका चैनल है, मेरे से ज़्यादा सर्वे आप कर रहे हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं। मैं तो चलो अपने लोगों में बैठता हूँ, अपनी पार्टी के लोगों में बैठता हूँ, तो हमें अब अपनी बात का, आप तो चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, चाहे गठबंधन के लोग हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी विधानसभा की, कि विधानसभा में क्या आगे दिखाई दे रहा है, नाराज़गी है या भाजपा के पक्षधर हैं, ये मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको होगी। जी। तो नेताजी, अगर बातचीत करें, गठबंधन को आप कहाँ खड़ा देख रहे हो इस चुनाव के अंदर? गठबंधन को हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार गठबंधन सत्ता में आएगा जी, और गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पिछले कार्यकाल में जो काम किए अखिलेश जी ने, वो कई काम तो उन्होंने ऐसे किए कि जो रिकॉर्ड तोड़ काम किए जी। मैं सन 96 से लेकर 2007 तक विधायक रहा। हमने इस प्रदेश में बिजली की वो समस्या देखी कि जो 6, 7, 5 घंटे बिजली आती थी, और उसमें जो किसानों को परेशानी, आम आदमी को परेशानी, लाइट की गर्मियों में किसान को अपने सिंचाई के लिए जो परेशानी थी, वो परेशानी उस टाइम के लोग ही जानते हैं जी। अगर 18 घंटे देहात को और 24 घंटे शहर को या 22 घंटे शहर को अगर बिजली को देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, वो अखिलेश यादव ने किया, जिसको आज ये लोग कह देते हैं कि नो आज हमारी सरकार ये बिजली दे रही है, लेकिन वो बिजली पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने दी। एक अखिलेश यादव ने 100 नंबर गाड़ी, हमारे यहाँ शाम के टाइम का क्राइम होता था, रात का,
लोग अपने घर वापसी आया करते थे। उस टाइम क्राइम होता था, लूटपाट हो जाया करती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं बता दूं, बाकी छोड़ो। तो 100 नंबर गाड़ी जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने छोड़ी, तो तब से वो शाम का क्राइम और वो दोपहरी का क्राइम वो बंद हो गया, लूटपाट बंद हो गई। वो भी देन अखिलेश यादव की थी, जिसको 100 नंबर के बजाय 112 नंबर बदल दिया। इससे पूर्ति हो रही कि हमने 112 नंबर बदल दिया और समर्थक कह रहे कि ये तो गाड़ी हमने चलाई। ये दूसरे काम को अपना काम बताना बहुत गलत है। अखिलेश यादव के टाइम एक ये एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल होती है, जो जच्चा बच्चा के लिए टेलीफोन करते हैं, घर से महिलाएं उसमें बिठाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले आते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद फिर कुछ घंटों बाद या अगले दिन, जैसे भी जो डॉक्टर साहब बताते हैं, उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस बुलाकर फिर घर वापसी भेजने का काम, वो भी एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने चलाई थी। और एक एम्बुलेंस जो हमारे आपको भी काम आती है, जो हाईवे पर एम्बुलेंस है, जो 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोई एक्सीडेंट हो जाए, 5 मिनट के अंदर अंदर वो वहाँ पहुँच जाती है और वो हॉस्पिटल भेजने का काम करती है। ये अखिलेश यादव जी ने अपने उसमें काम किया। जो चौधरी साहब ने, जो चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समय में किसानों के लिए काम किया, उसको यहाँ का किसान कोई भूल नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समय में, जो चाहे वो जमींदारा खात्मा हो, चाहे वो चकबंदी अधिनियम हो, चाहे वो पटवारियों का लेखपाल बनाना, पटवारियों को बर्खास्त करना और उसको बनाने का काम किया हो, उत्तर प्रदेश के किसानों को जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, वो यहाँ का किसान कभी भूल नहीं सकता। जो माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे गन्ने की थी। हमारा गन्ना कोल्हू में क्रशिंग किया करते थे, और चौधरी अजीत सिंह जी ने जब खाद्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये फैक्ट्रियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में पग पग पर फैक्ट्रियाँ लगा के, इनकी 40 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी घटा के और फैक्ट्री लगाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया, जिससे हमारा किसान आज वो कोल्हू वाला शोषण खत्म हो गए, आज गन्ना फैक्ट्री में जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। इनके ये पेमेंट भी नहीं दिलवा पा रहे, ये जो आज की सरकार है। माननीय जैन चौधरी जी ने ये जो लोकसभा में एक वो भूमि अधिनियम ला के जो ये रेट बढ़ाने का काम किया, जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होती है उसका रेट बढ़ाने का काम किया, उसका डबल उसको पैसा दिलवाने का काम किया, वो माननीय जैन चौधरी जी ने किया। तो हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसान और मजदूर गरीब लोगों की पार्टी है, और वो हमेशा चौधरी चरण सिंह जी से लेकर आज जैन चौधरी तक जो हमारी नीति लोकदल की है, वो नीति गरीब आदमी के पक्ष में है, किसान के पक्ष में है। उन्हीं के लिए हम प्राथमिकता रखते हैं, और यही हमारे नेता, हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले चुनाव में हमारी गठबंधन की सरकार होगी, और गठबंधन की सरकार में अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर होंगे, और आदरणीय जैन चौधरी वाइस चीफ मिनिस्टर होंगे, और सरकार, ऐसी सरकार उम्मीद है मुझे, ऐसी सरकार बनाएंगे कि जो जनता के हित की सरकार होगी, जनता की चुनी हुई सरकार होगी। जनता को ये पता चलेगा कि सरकारें ये ऐसी भी हुआ करती है, पिछली सरकारें हमने इस तरह की सरकार भुगती, और आज हम किस सरकार में जिंदा है, ये मुझे उम्मीद है, आशा है जी। तो लास्ट में नेताजी, बुढ़ाना क्षेत्र की जो जनता है उसे क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे?
बुढ़ाना क्षेत्र की जनता, मैं कोई इनके लिए नया आदमी नहीं। अगर मैं आता हूँ, अगर जैन जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं इनके लिए नया आदमी नहीं हूँ। और अगर मुझे ना दे के हमारे जितने टिकटार्थी हैं उनको टिकट देते हैं जैन चौधरी जी, तो कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं उनके सामने क्षेत्र के, लेकिन जैन चौधरी नए आदमी नहीं है। लोकदल एक नया, लोकदल पार्टी एक नई पार्टी नहीं है। लोकदल पार्टी क्षेत्र की जनता को सही पता है, वो धर्म जाति किसी बात पर राजनीति नहीं करती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। धर्म जाति की राजनीति नहीं करते और किसी पक्षपात की राजनीति नहीं करते। तो अगर कोई नया कैंडिडेट भी आता है तो नए कैंडिडेट को क्या देखना है जनता को? जनता को तो लोकदल और चौधरी जयंत जी को देखना है जी। और मैं, रही मेरी बात, मैं रहा हूँ 10.5 वर्ष में विधायक रहा हूँ, इसी क्षेत्र से रहा हूँ। जो 70 गांव हमारे इसी क्षेत्र में हैं, 40 गांव इधर से जुड़े हैं कांदला क्षेत्र के। तो मैं एक चुनाव इधर भी लड़ा हूँ बुढ़ाना पे। इन गाँव में मैं पिछला चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से हार गया था। तो रही मेरी बात, मैं तो नया आदमी नहीं, लेकिन नया भी आओगा तो हमारी पार्टी तो पुरानी है। नया उसमें तो जैन चौधरी का निर्देश चलेगा, जैन चौधरी की नीति चलेगी, तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। चलो जी, धन्यवाद नेताजी। तो भाई आपने सुना राजपाल बाल्याण जी, पूर्व में भाई 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं और बड़े कर्मठ नेता हैं यहाँ के। एक जन इन तय परिचित है, कोई बताने का नाम नहीं है कि हम लेवाएंगे यार लोग जान जाओगे। ये तो परिचित चेहरा हैं और बता दी हैं जो काम है बीजेपी वाले खास कर क्या करें। जब जावा तो नुको है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, तो जो है चौधरी साहब ने पिछली सरकार का लगभग 25 साल का काम जो है आपके सामने गिनवा दिया है। वही भी जो है जनता ने देखना होगा कि किसे चुने हैं किसे नहीं। अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।